हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब से यूक्रेन पर हमला हुआ है रशिया द्वारा, तब से एक न्यूज जो है वो बार बार देखने को मिलता था कि स्वीडन और फिनलैंड, जो कि नेबरिंग स्टेट्स है यूक्रेन और रशिया के, वो नाटो को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें एक नई डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। स्वीडन और फिनलैंड वो नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोसेस को नाटो को के ही एक मेंबर टर्की द्वारा जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है। टर्की नहीं चाहता कि स्वीडन और फिनलैंड जो है वो नाटो को ज्वाइन करें। इस विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। क्यों ऐसा है कि टर्की को प्रॉब्लम है स्वीडन और फिनलैंड के नाटो ज्वाइन करने से, और क्योंकि रशिया का यूक्रेन पर हमला करने का सबसे बड़ा कारण जो है वो यही माना जा रहा है कि यूक्रेन जो है वो नाटो को ज्वाइन कर रहा था। ऐसे में क्या रिएक्शन होगा इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट पर रशिया का, ये भी समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस विषय पे हम विस्तार से यहां चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी को कवर करने के लिए स्टडी आईक्यू का बेहतरीन बुक जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, इंडियन ज्योग्राफी। ये बुक जो आपको एग्जाम के अंदर आने वाले सवालों को हल करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इस इंडियन ज्योग्राफी बुक के अंदर आपको मैप्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के साथ पूरा का पूरा सिलेबस जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है और जो एग्जाम के अंदर हमसे पूछा जा सकता है वो आप समझ पाएंगे। इससे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन जो है वो बेहतर होगी। तो डेफिनेटली अपनी कॉपी जो है वो आज ही ऑर्डर करें। फ्लिपकार्ट और अमेजोन से आप अपने लिए स्टडी आईक्यू की इंडियन ज्योग्राफी की बुक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, फरवरी के महीने में रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया। ऑलमोस्ट 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। रशियन इन्वेजन जो यूक्रेन में हुआ था, 3 महीने से ये वॉर जो है वो चल रहा है। ऐसे में स्वीडन और फिनलैंड, यहां पर उनको बार बार हम स्वी फिन कह करके डिनोट करेंगे, इसका अर्थ होगा स्वीडन और फिनलैंड। ये दो नॉर्डिक कंट्रीज हैं जो नेबरहुड में पड़ती हैं रशिया और यूक्रेन के। ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने, अगर इतिहास में जाकर के देखा जाए, तो ये किसी भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट जो है वो नहीं रही है। कोई भी सैन्य गठबंधन हो, कोई भी मिलिट्री एक्शन हो, उससे हमेशा स्वीडन और फिनलैंड जो है ये हमेशा दूर रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों ही कंट्रीज ने नाटो को ज्वाइन करने का फैसला किया है। दे हैव फॉर्मली अप्लाइड टू ज्वाइन नाटो। ऐसे में एक चीज यहां पे समझना इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर रशिया का यूक्रेन पे हमला सिर्फ और सिर्फ इस वजह से था क्योंकि रशिया नहीं चाहता था यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करे, तो अब रशिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रशिया के ही नेबरहुड में दो कंट्रीज ऐसे हैं जो जल्द ही इस ट्रांस एटलांटिक मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी 30 मेंबर्स जो है वो नाटो के हैं, दो नए मेंबर्स। और ये मेंबर्स कहां से आ रहे हैं? ये रशिया के नेबरहुड से आ रहे हैं। और रशिया कभी नहीं चाहेगा कि नाटो को ये दो कंट्रीज है उसके नेबरहुड में कोई भी कंट्री जो है वो ज्वाइन करे, क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो नाटो जो है इट हैज बीन सीन एज एंटी रशिया अलायंस। रशिया के विरुद्ध एक अलायंस के रूप में नाटो को हमेशा से देखा गया है, और यही एक मुख्य कारण बना था जिस वजह से रशिया ने यूक्रेन पे भी हमला किया। तो क्या होगा अब इस डेवलपमेंट के साथ, ये समझना जरूरी है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और देखने को मिली है। टर्की जो एग्जिस्टिंग मेंबर है नाटो का, वो कहता है कि रशिया का तो पता नहीं, लेकिन मैं फिनलैंड और स्वीडन को नाटो ज्वाइन करने नहीं दूंगा। दोस्तों, अगर हम मैप के माध्यम से देखें, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो रशिया का है। यहां पर यूक्रेन है, ये बेलारूस है, यहां पर है फिनलैंड और स्वीडन। दोस्तों, फिनलैंड और स्वीडन नेबरहुड में पड़ते हैं रशिया के। अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो ये जो रीजन्स हैं, डॉनबस और क्रीमिया, ये वो एरियाज हैं जो यूक्रेन के एरियाज हैं जो 2014 से ही रशियन कंट्रोल में है। अब पूरा का पूरा यूक्रेन जो है वो वॉर के सिचुएशन से गुजर रहा है, क्योंकि रशिया का इन्वेजन यहां पर 3 महीने से चल रहा है। दो पड़ोसी देश ऐसे हैं जो वही चीज करने वाले हैं जिसको रोकने के लिए रशिया ने हमला किया था यूक्रेन के ऊपर। लेकिन यहां पर रशिया से ऑपोजिशन तो है ही है, लेकिन इन दोनों देशों का नाटो को ज्वाइन करना जो है वो आसान नहीं होगा। सबसे पहला ऑपोजिशन जो है वो रशिया से आएगा, लेकिन उससे पहले ही नाटो के ही एक मेंबर ने क्लियर कट अनाउंस कर दिया कि भैया स्वीडन हो या फिनलैंड हो, नाटो में उनको नहीं अलाउ किया जाएगा। दरअसल टर्की, जो कि नाटो का मेंबर है 1952 से, टर्की ने क्लियरली ये बात बोली है कि ये दोनों नॉर्डिक कंट्रीज अगर ज्वाइन करने के लिए आती हैं तो टर्की जो है वो इनके ज्वाइनिंग को ब्लॉक करेगा, क्योंकि टर्की का कहना है ये दोनों देश ऐसे हैं जो कुर्दिश इंसर्जेंट आउटफिट्स को, टेररिस्ट ग्रुप्स को जो है वो सपोर्ट करता है। इस वजह से टर्की नहीं चाहता कि ये दोनों देश जो है ये नाटो का पार्ट बने। अब इस चीज को अगर हम देखें तो नाटो जो है उसको ज्वाइन करना रशिया और यूक्रेन के लिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध का कारण बना।
अब नाटो को ज्वाइन करने के लिए स्वीडन और फिनलैंड दोनों जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, और टर्की ने इसको अपोज जो है वो किया है। तो यहां पर कहीं ना कहीं कितने देश इन्वॉल्व हो गए? रशिया, यूक्रेन ऑलरेडी वॉर में है, स्वीडन फिनलैंड ज्वाइन करना चाहते हैं नाटो को, टर्की इसको अपोज कर रहा है। तो इस पूरे के पूरे अगर हम ये स्टेप बाय स्टेप इन इंसिडेंट्स को देखें तो पूरा का पूरा जो यूरोप का डेलिकेट सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम है वो कहीं ना कहीं इससे शेकन अप हो सकता है, क्योंकि मेजर नेशंस जो है प्लस नाटो जो है वो ऑलरेडी एक 30 नेशंस का अलायंस है। सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो नाटो रहेगा, आसपास के रीजन्स में ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो सकता है। तो पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकता है। अब सवाल यह है कि स्वीडन और फिनलैंड जो लंबे समय से बिल्कुल न्यूट्रल कंट्रीज रहे हैं, इन्होंने कभी किसी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करा, कभी कोई वॉर या कोई अग्रेशन जो है वो किसी भी देश के आसपास जो है वो नहीं दिखाया। ऐसे में अगर हम इतिहास में जाकर के देखें तो जो लास्ट वॉर स्वीडन ने लड़ी थी वो 1814 में थी। 1814 में आखिरी बार इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, वो था स्वीडिश नॉर्वेजियन वॉर। उसके बाद से इन्होंने कोई लड़ाई भी जो है वो नहीं लड़ी है, यानी कि मिलिट्री एग्रेशन तो किसी तरीके का इनमें है ही नहीं, ना किसी मिलिट्री अलायंस का ये पार्ट है। जो स्वीडिश नॉर्वेजियन वॉर है इसे कैंपेन अगेंस्ट नॉर्वे के रूप में भी जाना जाता है। इट वॉज फॉट बिटवीन स्वीडन एंड नॉर्वे इन 1814। 1814 में ये जंग जो है वो हुई थी स्वीडन और नॉर्वे के बीच में। इसमें क्या हुआ था, नॉर्वे जो है वो स्वीडन के साथ यूनियन में आया था बट विद इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट। ये वॉर जो है वो एक यूनियन के रूप में एंड हुई थी। लेकिन जैसे ही ये वॉर खत्म हुआ, स्वीडिश नॉर्वेजियन वॉर के इमीडिएटली बाद स्वीडन ने बोला कि अब हम पूरे तरीके से न्यूट्रल स्टांस जो है वो अडॉप्ट कर लेंगे। स्वीडन ने इवन के दोनों वर्ल्ड वॉर्स हुई, कोल्ड वॉर हुआ, किसी का भी हिस्सा जो है वो स्वीडन नहीं रहा। यानी कि लास्ट जो वॉर या एग्रेशन जो है वो 1814 में हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक बिल्कुल न्यूट्रल स्टांस जो है वो स्वीडन का रहा है। साइमल्टेनियस सिचुएशन फिनलैंड की भी ऐसी ही है। फिनलैंड को लास्ट टाइम 1939 में इन्वेड किया गया था सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन के द्वारा। जोसेफ स्टालिन जो है वो चाहता था कि फिनलैंड के अंदर ज्यादा टेरिटरीज जो है वो सोवियत यूनियन को मिलनी चाहिए, जिसमें कैरेलियन इस्मस जो है एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो गल्फ ऑफ फिनलैंड और लेक लैडोगा के बीच में आता है। मैप के माध्यम से अगर हम देखें तो फिनलैंड के अंदर कैरेलियन इस्मस है, जो इसकी एक ओर तो लेक लैडोगा है, दूसरी ओर है गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो सोवियत यूनियन जो है वो यहां पर टेरिटरी चाहता था, जिस वजह से जोसेफ स्टालिन ने 1939 में फिनलैंड के ऊपर हमला जो है वो किया था। इसके अगेंस्ट फिनलैंड ने जो है वो जर्मन में नाजिज के साथ में एक अलायंस किया था और सोवियत यूनियन पे हमला कर दिया था। यानी सोवियत यूनियन ने अटैक किया एक रीजन के लिए, वो रीजन कौन सा था? कैरेलियन इस्मस था। इसके अगेंस्ट फिनलैंड जो है उन्होंने नाजिज की सपोर्ट ली और सोवियत यूनियन पे हमला कर दिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही नाजिज वर डिफीटेड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध में जैसे ही नाजिज जो है उनको हार का सामना करना पड़ा, तब से फिनलैंड जो है वो बिल्कुल शांत हो गया। उन्होंने कहा कि जो सोवियत यूनियन और फिनलैंड का बॉर्डर है वहां पर पीस जो है वो आ गया, और तब से लेकर के अब तक किसी प्रकार का वॉर, कोई एग्रेशन जो है वो फिनलैंड की ओर से भी नहीं आया। तो सवाल यह है कि दो देश जो लंबे समय से इतने पीसफुल और न्यूट्रल चल रहे थे, अचानक से वो नाटो को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, जब वो ऑलरेडी ये सिचुएशन देख रहे हैं कि नाटो को ज्वाइन करने को लेकर के किस तरीके से एक युद्ध जो है वो रशिया यूक्रेन में चल रहा है। सवाल यह है कि स्वीडन और फिनलैंड नाटो को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे ही यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया तो सभी के मन में यह सवाल आया कि अगर यूक्रेन ऑलरेडी नाटो का मेंबर होता तो क्या रशिया यूक्रेन पर हमला कर सकता था, क्योंकि नाटो अलायंस कहता है कि किसी भी मेंबर पर अगर हमला होगा तो सारे के सारे मेंबर कंट्रीज जो हैं उसको रिटेलिएट करेंगे, उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो सबके मन में सवाल आया कि अगर नाटो का मेंबर होता यूक्रेन तो क्या रशिया ये हमला कर पाता, क्या उसको एक रिटेलिएशन जो है वो नहीं फेस करना पड़ता। अगर यूक्रेन की जैसे बॉर्डर शेयरिंग है रशिया के साथ में, वेरे स्वीडन और फिनलैंड जो है वो डायरेक्ट कोई भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट उसका रशिया के साथ नहीं है। यूक्रेन के साथ तो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट था रशिया का, क्योंकि क्रीमियन आइलैंड्स है, ये एरियाज को ऑलरेडी जो है ऑक्यूपाई किया गया है रशिया के द्वारा। लेकिन स्वीडन और फिनलैंड, इनका कोई भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रशिया के साथ नहीं था। लेकिन सवाल ये भी है कि 2014 तक रशिया और यूक्रेन का भी कोई भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। कोई भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 2014 में नहीं था। वो तभी हुआ जब कीव के अंदर रिजाइन चेंज हुआ, तब से एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रशिया और यूक्रेन के अंदर होने लगा। ऐसे में स्वीडन और फिनलैंड को यह चीज लगती है कि अगर एक ऐसा देश जिसके साथ बिल्कुल पीसफुल रिलेशंस रहे हैं रशिया के, उसके ऊपर भी रशिया जो है वो हमला कर सकता है, तो अनडाउटेडली अपनी नेबरहुड में किसी भी कंट्री के ऊपर हमला जो है वो किया जा सकता है।
इस वजह से स्वीडन और फिनलैंड चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो भविष्य में किसी बात को लेकर के रशिया जो है जिस तरीके से यूक्रेन पर अटैक किया उसी तरीके से स्वीडन या फिनलैंड पर अटैक ना कर दे, उस चीज से बचने के लिए ये दोनों ही देश जो है वो जल्द से जल्द नाटो मेंबरशिप को पाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि अगर उनका नाटो के साथ अलायंस हो जाता है, अगर भविष्य में कोई ऐसी सिचुएशन आती भी है जहां पर रशिया इन दो देशों पे हमला करना चाहता है, तो ये जो अलायंस जो है वो एक डेटरेंस क्रिएट करेगा। इट विल एक्ट एज अ डेटरेंस अगेंस्ट पोटेंशियल फ्यूचर अटैक्स फ्रॉम रशिया, यानी कि रशिया के हमले से जो भविष्य में शायद कभी होगा उससे बचने के लिए एक अलायंस का पार्ट जो है वो स्वीडन और फिनलैंड बनना चाहते हैं। लेकिन एकदम से अभी क्यों ये सिचुएशन सामने आई? दरअसल what opened the doors for स्वीडन एंड फिनलैंड राइट नाउ फॉर ज्वाइनिंग नाटो, वो क्या है? स्वीडन और फिनलैंड को लगता है कि इस समय अगर वो नाटो को ज्वाइन करते हैं तो रशिया इस बात को लेकर के रिएक्ट करेगा या रिटेलिएट करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। रिटेलिएशन का मतलब है कि रशिया एक अटैक जो है वो कर सकता है इन दोनों देशों पे, पर ऑलरेडी रशियन फोर्सेस जो है दे आर बिजी इन अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर इन यूक्रेन। किसी ने भी नहीं सोचा था कि यूक्रेन के साथ रशिया का युद्ध जो है वो इतना लंबा चल जाएगा। एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर जो है वो रशियन ट्रूप्स ऑलरेडी यूक्रेन में फाइट कर रहे हैं। ऐसे में इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो 3 एंड्स पर वॉर जो है, 3 फेसेस पे वॉर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। इस वजह से उन्हें लगता है कि अगर अभी हम इस अलायंस का पार्ट बनते हैं तो शायद रशियन रिटेलिएशन जो है वो नहीं आएगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी जो है वो सेकंड इन ऑप्शन होती कि क्या रशिया रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा, उससे पहले एक बड़ा ऑब्स्टेकल इन दोनों देशों के लिए आ गया है, वो है टर्की का। टर्की का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बार बार ये बात कही है कि भैया स्वीडन और फिनलैंड को नाटो तो हम ज्वाइन नहीं करने देंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि नाटो जो है वो यूनानिमसली काम करता है, सारे डिसीजन जो है वो सर्वसहमति से लिए जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि प्रेजेंटली अगर 30 मेंबर्स हैं नाटो के, तो जब तक तीनों 30 के 30 सदस्य नाटो के किसी बात पर एग्री नहीं करते तब तक कोई भी फैसला जो है वो नहीं लिया जा सकता। हर एक मेंबर नेशन के पास एक वीटो है और टर्की जो है वही कर रहे हैं। टर्की कहते हैं कि आप अगर इनको एंट्री दे भी देंगे हम अपना वीटो इस्तेमाल करके इनकी एंट्री को ब्लॉक कर देंगे। अब कारण क्या है, क्यों टर्की ऐसा करना चाहता है? दरअसल टर्की का कहना है स्वीडन और फिनलैंड ये दो देश ऐसे हैं जिनके टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ संबंध है, आतंकी संगठनों के साथ अच्छे संबंध रहे हैं स्वीडन और फिनलैंड के, ये कहना है टर्की का और टर्की के प्रेसिडेंट का। दरअसल वो इशारा कर रहे थे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके, याद रखिएगा दोस्तों, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को पीकेके से डिनोट किया जा रहा है, और पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट वाईपीजी, पीकेके और वाईपीजी जो है इनको एज अ टेररिस्ट ग्रुप मान करके टर्की कह रहे हैं कि इन दोनों ही बॉडीज के साथ में स्वीडन और फिनलैंड के अच्छे संबंध है। इस वजह से बीइंग एसोसिएटेड विद 2 टेररिस्ट ग्रुप्स इनको नाटो में एंट्री जो है वो नहीं मिल सकती। दोस्तों पीकेके जो है दे सीक ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर टर्किश कुर्दिश माइनॉरिटी एंड हैज वेज्ड एंड आर्म्ड इंसर्जेंसी सिंस मिड 1980s। टर्की में जो कुर्दिश माइनॉरिटी है उनके लिए ज्यादा स्वतंत्रता, ग्रेटर ऑटोनॉमी जो है वो डिमांड करता है पीकेके, और इस वजह से उन्होंने टर्की में मिड 1980s से ही आर्म्ड इंसर्जेंसी जो है वो वेज करी है। यानी कि टर्की के लिए ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंसर्जेंट ग्रुप है जो कुर्दिश माइनॉरिटीज की ऑटोनॉमी के लिए एक आर्म्ड रेबेलियन जो है वो टर्की के अंदर चला रहा है। वहीं वाईपीजी जो है ये एक आर्म्ड विंग है सीरियन कुर्दिस्तान का, विच कंट्रोल्स द कुर्दिश रीजन्स ऑफ सीरिया। तो ये दोनों ही बॉडीज ऐसी हैं जो टर्की में कुर्दिश रीजन की ऑटोनॉमी के लिए फाइट कर रही हैं, और टर्की जो है इट फेसेस अ सीरियस एलिगेशंस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन इन कुर्दिश रीजन। तो टर्की के ऊपर कुर्द क्षेत्रों में मानव अधिकारों का उल्लंघन करने के गंभीर आरोप लगते हैं, और इस कुर्दिश माइनॉरिटी की ऑटोनॉमी के लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए ये दोनों ही ग्रुप्स जो है, ये वाईपीजी और पीकेके जो है वो बात करता है। लेकिन टर्की जो है वो इनको एज एन एनिमी टेररिस्ट ग्रुप के रूप में देखता है, जिस वजह से टर्की कहता है कि भैया ये वो दो ग्रुप्स हैं जो टर्की के अंदर इंसर्जेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं, ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, और स्वीडन और फिनलैंड इन टेररिस्ट ग्रुप्स को जो है वो सपोर्ट करता है। इस वजह से इनको नाटो में आने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा सकती। टर्की का कहना है कि स्वीडन एंड फिनलैंड इनके कुछ एक्सटेंट तक क्लोज टाइज रहे हैं इन दोनों ही कुर्दिश मिलिशियाज के साथ में, पर्टिकुलरली वाईपीजी के साथ में, जिस वजह से इनको अलाउ नहीं किया जा सकता। दोस्तों ऐसे में बहुत ही एक सीरियस सिचुएशन जो है वो स्वीडन और फिनलैंड के लिए बन सकती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने लंबे समय से एक न्यूट्रल स्टांस जो है वो बना के रखा था। बोथ दीज नेशंस
हैव बीन लेफ्ट इन अ वेरी ऑकवर्ड स्पॉट, क्योंकि बहुत सालों से ना कोई मिलिट्री अलायंस था, ना कोई वॉर था, ना कोई एग्रेशन था, एक न्यूट्रल स्टांस जो है इन्होंने मेंटेन किया था। लेकिन जैसे ही इन्होंने अप्लाई किया कि हम नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं, इनका ये जो न्यूट्रलिटी थी इट वाज गिवन अप। अब सभी देशों की नजर में, खास करके रशिया की नजर में ये आ गए कि भैया ये दोनों तो नाटो को ज्वाइन करने की बात करते थे, और वहीं दूसरी ओर क्या हुआ, नाटो ने भी इनको लेने से मना कर दिया क्योंकि टर्की ने इनकी एंट्री को ब्लॉक कर दिया। ऐसे में अब रशिया का रिटेलिएशन अगर इनके ऊपर होता है तो ये दोनों ही देश जो है वो काफी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस कर सकते हैं। तो इनके लिए दोनों ही ओर जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ चुकी है। अगर नाटो इनको अलाउ नहीं करता है और रशियन रिटेलिएशन हो जाता है तो काफी खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस जो है ये दोनों देश जो है वो फेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है इसके विषय पे हम बात कर रहे थे। आई होप हम समझ पाए होंगे क्या वजह है कि टर्की जो है वो ब्लॉक कर रहा है स्वीडन और फिनलैंड की एंट्री को नाटो के अंदर, क्यों ये देश नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे। अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, सिविल सर्विस प्रिपरेशन में चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, ज्योग्राफी के अंदर इंडियन ज्योग्राफी के कंपोनेंट को कवर करते हुए बेहतरीन टेक्स्ट बुक जो है वो स्टडी आई क्यू द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और मैप्स के साथ में इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आज ही अपने लिए इंडियन ज्योग्राफी की ये बुक जो है वो आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।